नमस्कार दोस्तों, एसओएस के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कार्तिक भैया, विनम्र जी और हमारे सबके प्यारे हर्ष। आज जिन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया का नहीं पूरे एशिया का जो फोकस है वो अपनी तरफ घेर लिया है। पहला मुद्दा ये आता है, नेटो से मिलता जुलता, नेटो से लिया गया एक या फिर नेटो से चुराया गया एक पैक्ट जिसको अभी रिसेंटली सऊदी और पाकिस्तान ने साइन किया है। अभी इसमें क्या आता है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है डिफेंस के रिलेटेड कि कुछ किसी भी देश के खिलाफ किसी भी तौर का एग्रेशन होगा ऑन ग्राउंड, जैसे वॉर के हालात होते हैं या फिर किसी भी देश में हमला होता है दोनों देशों के बीच में, तो वो दूसरे देश पर भी एक हमला माना जाएगा। दोनों देश अपने पर एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर की तरफ मानेंगे। अब ये है कि इसमें दोनों देशों को क्या फ़ायदा हो रहा है, सऊदी को क्या फ़ायदा है। अभी हाल ही में इसराइल ने, ये बात आती है, हाल ही में इसराइल ने अमेरिका के बहुत अच्छे एलाय कतर के कैपिटल दोहा पर एक बहुत सारी स्ट्राइक्स करी। ये दर्शा देता है कि अमेरिका के अलाय भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अब सऊदी, जिससे अमेरिका इतने सालों से कितने ज़्यादा ऑयल का ट्रेड कर रहा है, कितने सालों का ट्रेड रिलेशन है दोनों का, अब सऊदी को भी खतरा है, डेफिनेटली खतरा है। अब इजराइल ऐसा देश बन चुका है अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर जिसने किसी भी देश को नहीं बख्शा है, चाहे उसका अगर उसको सस्पेक्ट भी होता है कि हमास के ऑफिशियल वहाँ पर है तो वो हमला कर देता है। अब इजराइल का पागलपन या इजराइल का जो कैसी भी रणनीति है वो किसी अमेरिका के अलाय को टारगेट बना रहा है नहीं बना रहा है वो अलग बात है, लेकिन सऊदी अपने आप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहता है, ये यहाँ पे दिखता है, इसलिए उसने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है, पाकिस्तान जब ईरान पे हमला हुआ था, हालांकि पाकिस्तान बाद में मुकर गया था, जब ईरान पे हमला हुआ था तो एक बात आई थी जो आसिम मुनीर ने बोली थी, हम उम्मा के साथ हैं, हालांकि बाद में मुकर गए थे। लेकिन यहाँ पे आता है पाकिस्तान ने सऊदी को के साथ क्यों बढ़ा कि अभी रिसेंटली 5-6 महीने के अंदर जो इंडिया का जो रिटायरेशन मिला है पाकिस्तान को अच्छा खासा, जो उसके पीओके के अंदर, चाहे वो पंजाब के अंदर जो जैश ए मोहम्मद के जो लश्कर तैयबा के जो उड़ाए गए थे सारे लॉन्च पैड्स और उनके बेसिस, उसके बाद से पाकिस्तान का ये रवैया है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में सब ऐसे वर्बली तो आ गए लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान को सपोर्ट करने को आ नहीं सका। तो अब पाकिस्तान की एक नई रणनीति है कि सऊदी के साथ मिलके जो भी अगर हम पे हमला होता है तो सऊदी का एक हमारे बैकिंग हो जाएगी अच्छी खासी, अगर कुछ भी गलत जाता है तो सऊदी हमारे साथ है। इसके अंदर ये ऐसे देखते हैं कि न्यूज़ भी, खबरों में भी सब जगह ये आ रहा था कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि दोनों ने पैक्ट साइन कर लिया है, तो अगर पाकिस्तान पे कोई भी हमला करेगा तो उसके अंदर सऊदी भी आएगा। लेकिन सऊदी के अगर अपन प्रैक्टिकली आर्मी को देखते हैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री को देखते हैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे हिसाब से सऊदी पाकिस्तान के आर्मी का इस्तेमाल करेगा यमन बॉर्डर के आसपास, और क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं तो उससे इजराइल को डराएगा। ठीक है, हाल ही में जो कि आज की खबर है उसके अंदर, यानी कि सैटरडे की खबर है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्स सऊदी के अंदर जा सकते हैं और सऊदी उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो एक तरीके से सऊदी अरब देशों के अंदर एक ऐसा देश बन के निकलता है जो इजराइल के ऊपर दबाव बना सकता है क्योंकि उसके पास न्यूक्स हैं, न्यूक्स का सपोर्ट है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये टैक्टिक उसको दर्शाती है। और इस्लामाबाद से एक और आई थी कि हम सिर्फ सऊदी पर ही ये सीमित नहीं रखेंगे, हम सारे अरब देश जो हैं उनको सबको जितने आ सकते हैं हमारे साथ इस पैक्ट में ज्वाइन करने में उतनों को लेंगे, जितना हमारे साथ आ सकते हैं, जितना इंटरेस्टेड है। तो यही बात आती है कि पाकिस्तान अपने चाहे रीजन का यूज़ कर रहा है, चाहे वो अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन है उसको यूज़ कर रहा है, चाहे वो ट्रेड रिलेशन, चाहे वो अपने एलाइज का यूज़ कर रहा है, अमेरिका जो सऊदी का बढ़िया दोस्त है। तो कैसी भी इफ़ एंड बट नहीं रहना चाहता पाकिस्तान किसी भी हालत में। तो अब यहाँ पर हमारे साथ वही है कि देखिए, खुद तो 2 कौड़ी का देश है, खुद में उसमें कुछ करने की बिसात नहीं है, कुछ औकात नहीं है। तो ये जो 56 नेशंस है, इस्लामिक नेशन 56-54 जो भी नंबर है, ये क्या है, ये जो नेटो जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, आइडिया अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली काफ़ी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मुस्लिम्स के बीच में बहुत डिफरेंशिएशन रहती है। कुछ मुस्लिम शिया होते हैं, कुछ मुस्लिम सुन्नी होते हैं, कुछ पसमंदा होते हैं, कुछ अशराफ मुस्लिम होते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि सॉल्व नहीं होते। कई सारी लड़ाइयाँ जो मुसलमानों के बीच हुई हैं वो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हुई हैं। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली कुछ खास पॉसिबल नहीं है। इसमें सऊदी जैसा देश जुड़ गया है, लेकिन सऊदी की खुद की, जैसे कि स्वयं मैंने बताया, खुद की कुछ खास मिलिट्री है नहीं, तो सऊदी को यूज पाकिस्तान मिलिट्री अवे। अब जैसे कुछ लोग
के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये भारत से कहीं ना कहीं सऊदी दुश्मनी तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पास्ट में सऊदी के ऐसे कुछ गलत रिलेशन तो रहे नहीं है। तो यहाँ एक मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि पिछले कुछ समय से भारत रशिया से बहुत अमाउंट में तेल खरीद रहा है, तो उससे जो सऊदी पे थोड़ी डिपेंडेंसी है, भी सऊदी को प्रॉफिट लॉस हो रहा है या जो भी है, तो सऊदी में भी उस चीज़ को रिटालिएट करने के लिए, उस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, उस चीज़ के लिए ये चीज़ चालू कर रहा हो। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सारे देश काम कर रहे हैं उनका यही मुद्दा है कि या तो अगर आप हमारे से कंप्लाइंस में नहीं आएंगे, हम आपकी कोई चीज़ नहीं आ रही, वहाँ पे सेक्शन लगा देंगे, आप पे टैरिफ लगा देते हैं। तो दिस कुड बी अ मोटिव कि हम सऊदी इंडिया को दिखाना चाह रहा हो कि नहीं, हम भी रिटालिएट कर सकते हैं, हमारा अपना तरीका है कंडेम करने का। इसके अंदर जो हर्ष ने बात बताई कि सऊदी के पास जो तेल है वो इंडिया नहीं खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, तो उसके ऊपर एक खबर ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में कहीं बैठे हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के बाजू में एक अरबी टाइप आदमी बैठा था, थोड़ा पतला पतला सा, वाइट मूंछ है, दाढ़ी है हल्की सी ऐसे। तो उसका बता रहे हैं कि वो सऊदी के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी चलाता है और उसकी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया तेल नहीं खरीद रहा उससे, इंडिया सारा तेल खरीद रहा है रशिया से, तो उसकी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और वो डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं वो बेस्ट फ्रेंड भी है, और वो जो सऊदी है ना, सऊदी अरेबिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फर्म करके एक डिपार्टमेंट है सरकार का, उसका वो गवर्नर भी है वो, इस तरीके से कई चीज़ें। तो आपकी क्या राय है सर? यार मुझे तो यही लगता है, ठीक है, मैं कुछ ऐसा नया तो नहीं है कि जो कार्तिक कह रहा है, हर्ष कह रहा है, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से चीज़ें निकल रही है, पर बेसिक टारगेट इसमें देखा जाए तो ईरान है। ईरान को जितना यूएसए काउंटर कर सकता है हर तरीके से कि भाई हम सऊदी को पाकिस्तान के फेवर में लाते हैं, पाकिस्तान को बैकस्टैप करवाएंगे ईरान से, फिर अफगानिस्तान में खुद का बेस जो बैकग्राउंड जो बेस है जो यूएसए चाहता है वापस लेना, वो लेंगे, ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, उधर से अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ईरान एक बेसिक टारगेट है, इसलिए चाबहार के ऊपर से वेवर हट गया इंडियन गवर्नमेंट का। और हिंदुस्तान के लिए मुसीबत की बात ये है कि भाई ये किसी को लगता हो ना कि सऊदी इंडिया के अगेंस्ट आ जाएगा तो आ जाए, वो बेसिक भाई तेल बेचना है, तू बेचेगा तो हम खरीदेंगे, तेरे को नहीं बेचना तेरी जिम्मेवारी, तेरे को मजदूर चाहिए तो हम मजदूर भेजेंगे, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तेरे को हमारी ज़रूरत है, ये सीधी सी फिलॉसफी है। हाँ ये है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा झुकाया जाता है, क्योंकि नुपुर शर्मा के टाइम पर भी जब सऊदी कतर इन लोगों ने रिटालिएट किया था तो पता नहीं सरकार ने क्या ही एकदम से उनको पार्टी से निकाल दिया, अपनी कुछ गलत तो कहा नहीं था। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो, पर इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि बहुत टाइम से चल रहा था, ये कोई नया नहीं है, कि सालों से चल रही वाली बातचीत थी तो अब जाके पूरी हुई है। वो तो बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अभी वापस से पाकिस्तान पिटेगा, तो सऊदी को अगर इतना ही है कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते तो आपके ऊपर भी 2-3 ब्रह्मोस छोड़ देते हैं, वो नई चीज़ तो है नहीं। आपको भी अगर लग रहा हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो भाई आपको मैं कह रहा हूँ ना, वी डोंट नीड एनीबॉडी, एवरीबॉडी नीड अस, कि भाई आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तेल आप मत बेचो, यूएई बेचेगा, यूएई नहीं बेचेगा, रशिया बेचेगा, वेनेजुएला बेचेगा, ईरान बेचेगा, कोई ना कोई तो बेचेगा। करना क्या है, अगर कल को हमारी जज गई, भाई हमने 4 कंपनी खड़ी करी, वो शिप खरीदे, अब उन 4 कंपनी पे आप सैंक्शन लगाते रहो, वो 4 कंपनी सिर्फ ईरान से ही तेल खरीद रही है, वो बनी इसलिए है, अब लगा लो सैंक्शन, नहीं करना उसको बाहर ट्रेड, वो 4 कंपनी से ईरान से तेल खरीदने के लिए बनी है, तो यूएसए लगा ले सैंक्शन, हम हमारी पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रेम प्यार से वही है ना, वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान की जो वापस आई थी यार, जैसे वरुण धवन भी था उसके अंदर, की थी सैनिक दिल वाले, हाँ, तो उसके अंदर वो बोलते ना, बोले हम शरीफ हुए दुनिया बदमाश हो गई, वो भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं भाई, हमें साम दाम दंड भेद यहीं से निकला है, ये कहावत यहाँ की है, अरे हुक बाय क्रुक की तो बातें में है, साम दाम दंड भेद यहाँ का है, तो ये एक चीज़ है जी। यही बात आती है, एक तो इंटरनेशनल न्यूज़ तो ये अपने ले ली, और एक नेशनल न्यूज़ जो आ रही है अभी, राहुल गांधी 2.0 वोट चोरी के साथ आ गए हैं यहाँ पर, एक वापस अपना एक लेके आ गया, उसमें जिसने वापस दावा किया उन्होंने कि ऐसे और सबूत दिए, उनके हिसाब से वो पुख्ता सबूत है। अब लेकिन एक और बात आई, जब अपोजिशन का काम क्या होता है कि सरकार अगर गलत काम करती है, कुछ भी करती है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, सिर्फ आवाज़ तक सीमित नहीं रहना, उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, उसके पास राइट है ऑफकोर्स। अब लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल किए गए, जब उन्होंने अपने हिसाब से जो पुख्ता सबूत है वो दिए आगे, तब सवाल किया गया, एक शख्स था जिन्होंने सवाल किया कि सर अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप जुडिशरी के पास जाइए, आप जाके रिपोर्ट करिए, जाके बोलिए। तो राहुल गांधी का क्या बयान आता है कि
मेरा काम एज एन ऑपोजिशन सरकार पे केवल प्रेशर बनाना है, मेरा काम डेमोक्रेसी को बचाने का नहीं है। ये बहुत आयरॉनिकल स्टेटमेंट हो गया वैसे, क्योंकि जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था तब सबको लोकतंत्र बचाना था, सबको संविधान की किताब बचानी थी। लेकिन अब जब एक्चुअली में बात आ रही है, जब प्रूफ वगैरह आप इतने प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, इतनी चीजें रख रहे हैं सामने, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बाद अब जाइए ना जुडिशरी पे, रखिए बात। अब कुछ लोगों को इसमें ये भी हो रहा है कि जुडिशरी भी तो सरकार कंट्रोल में। आपको याद दिला दूं, ये वही जुडिशरी है जिसने जब बॉन्ड्स कौन से थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी सरकार की पॉलिसी, इसी जुडिशरी ने उसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी पे मोटो लिया था, मोटो लिया था और उनको बंद कराया गया था। तो इसी सरकार के कंट्रोल में तो जो PR गवई स्टेटमेंट पास कर रहा है विष्णु भगवान विष्णु के ऊपर और खजुराहो टेम्पल वाली जो कंट्रोवर्सी करी हुई है, तो वो तो वैसे ही कर ले। और राहुल गांधी तो सिर्फ झूठ बोल रहा है भाई, झूठ के अलावा और है क्या? वो जो स्वयं ने बोला ना, वो रिपोर्टर ने पूछा भाई सबूत है तो आप कोर्ट चल जाओ ना। कोर्ट जा नहीं सकते ना भाई, कोर्ट जाते तो भाई खुद कोर्ट में तो पहले 2-3 बार बेइज्जती हो चुकी है, खुद ही बेल पर बाहर है। वेरियस ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी यूं ही क्लेम कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे आना चाहिए, कोर्ट कई चीजों का सो मोटो कॉग्निशन ले लेता है। आपके देश के अंदर एक नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, प्रसिद्ध नेता, गांधी परिवार का सबसे खतरनाक सपुत्र राहुल गांधी कुछ भी बोल देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, वहाँ पे पत्रकार भी आ रहे हैं, उस चीज को कवर भी किया जा रहा है। ऐसे तो कहते हैं, ऐसे तो कांग्रेस खुद कहती है कि मीडिया को कवर नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी 10 मिनट की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उसको 10 घंटे तक चलाया जाता है। सही बात। 24 घंटे में से उससे भी ज्यादा चलाया जाता है, लेकिन फिर भी इस पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोटो कॉग्निशन नहीं देता, ना ही कोई राय देता, ना ही कोई टिप्पणी देता है। तो थोड़े से विचलित सा मामला है, इधर उधर चीजें हो रही है। और ये भाई हमें, मैं बता रहा हूँ ना, ये जब आप बोल रहे हो ना 10 मिनट की भी चीज 10 घंटे चलाई जाती है, 10 घंटे लोगों के दिमाग में झूठ डाला जा रहा है। Exactly. बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ट्वीट आया है ना कि देश के युवा, देश के जेंजी, वो इसलिए है कि वो प्रवोक कर रहा है, वो आदमी चाहता है कि लोग रोड पे उतरे, आगजनी करे, तोड़फोड़ मचाए, ये तख्ता पलट कराने की कोशिश में है। ये आदमी रिवॉल्यूशन चाहता है हिंदुस्तान में, ये डिक्टेटरशिप में बिलीव करता है और ये कहीं ना कहीं इस देश को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। एग्जैक्टली सेम, क्योंकि अभी रवैया जो देखा गया है, सैम पित्रोदा की अभी वीडियो आई, हाँ, वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, बिकावा में यार पाकिस्तान अफरीदी नहीं कर रहा राहुल गांधी का सपोर्ट। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान, सैम पित्रोदा कह रहे हैं मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया। बिलावल भुट्टो खुद कहता है कि पार्लियामेंट में, हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये कह रहा हूँ ना, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ पर जनता को आगजनी करवाने की, देश के अंदर देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देने की कि इनको दुख होता है कि कैसे हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है, विश्व भर की कंपनीज यहाँ पर आके कैसे बैठ रही हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, किस प्रकार ये सारी चीजें हो रही हैं, जबकि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ ही नहीं। तो देश को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खत्म नहीं हुई है। एक ये जो प्रोटेस्ट की बात है ना, जो राहुल गांधी सोच के बैठे हैं, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो अब तक है ना मीडिया में इतनी तगड़ी तरीके से बाहर नहीं आई है, और ना ही अब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह भी रहा हूँ तो मैं इसका पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट बनाया, और वो डिपार्टमेंट भारत के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट हुए ना, उन सभी प्रोटेस्ट को स्टडी करने के लिए, उन सभी प्रोटेस्ट को स्टडी कर रहा है, और फिर एक विकल्प निकाला जाएगा कि आखिर प्रोटेस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो प्रोटेस्ट की वजह से सरकारें गिर रही हैं और उसके अंदर सत्ता में बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और हथियार जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे देश के लोग हैं, जो भारत के अंदर, जैसे कि वीरम कहते हैं, पैरासाइट बन के बैठे हैं। तो उस तरीके से जो लोग हैं, उन चीजों को काउंटर करने के लिए एक डिपार्टमेंट बन चुका है। और मेरे हिसाब से अब जेनजी वो कर रहे थे, तो जेनजी ने बता दिया कि उनको डूसू के इलेक्शन में क्या चाहिए। और रही बात कार्तिक भाई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अभी ऐसा नहीं कर रहे, राहुल गांधी सालों से ही करते आ रहे हैं। राहुल गांधी बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो ये कहते हैं डेमोक्रेसी डेड है। अभी भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पूरा स्टेटमेंट ये नहीं था, पूरा स्टेटमेंट ये था कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, मेरा काम है केवल सरकार पर प्रेशर बनाना। फिर तो आप प्रेशर बनाने के लोगों को रोड पे उतार देंगे, यही तो आपकी मानसिकता है। आपके लिए देश मैटर नहीं करता, आपके लिए अपनी पार्टी मैटर करती है, अपने आपके लिए अपनी सत्ता मैटर करती है, और उसके लिए आप देश सत्ता लाने के लिए देश में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो दंगे हो, चाहे वो कुछ भी करवा सकते हैं राहुल गांधी। इस हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी का भी कोई कंसर्वेटिव प्रूफ आ ही नहीं रहा है सामने। वो ऐसे कह रहे हैं कि ना सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज जो बूथ की है, चुनाव की बूथ की, वो 45 दिन में हटा दी जाती है। पहली बात तो कांग्रेस ने ये कानून बनाया था कि वो 45 दिन तक रहेगी, फिर 45 दिन बाद हट जाएगी। दूसरी चीज, अब भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई ऐसी हो सकती है कि फॉर्म 17A है, फॉर्म 17A क्या करता है, जो 45 दिन जो स्टोर रहता है ना डेटा सीसीटीवी के अंदर की
कौन आया, वोट आया, कितने टाइम के लिए अंदर गया, कब बाहर निकला, वो पूरी चीज़ रिकॉर्ड होती है उसके अंदर। अगर राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करना है ना किसी को, तो वो फॉर्म 17A जमा करा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अगर राहुल गांधी बिल्कुल ही एकदम सच्चे हैं और राहुल गांधी को लगता है कि उनके पास सारे सबूत हैं, तो वो फॉर्म 17A की अर्जी लगा दे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने लगाई नहीं। इवन INC के ऑफिशियल पेज पे आप जाके देखिए, राहुल गांधी से बोलते हैं आपने पिटीशन फाइल क्यों नहीं की। अब लॉजिकल आंसर तो ये होगा कि 45 डेज के अंदर नहीं कर सकते। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैंने बोल दिया, उतना काफी है। वो माहेश्वती के वो बन रहा है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसी स्थिति, कोर्ट एकदम से आप भगवान विष्णु पर बोल रहे हैं, इधर राहुल गांधी ये चीज़ कर रहा है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि आप एक ऐसी मानसिकता लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आपको एक वर्ग से बहुत नफरत है, आपको एक व्यक्ति से इतनी घृणा हो चुकी है कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ इतना ज़्यादा मिल चुके हैं कि आपको अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि जो आप चीज़ें बोल रहे हो ना, जो आप क्लेम कर रहे हो, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एग्जैक्टली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मैं कर रहा हूँ यार, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ कि भाई कार्तिक चौधरी मेरे 100 करोड़ रुपए लेके भग गए, देखो 100 करोड़ रुपए की चेक बना देता हूँ, फोटोशॉप करके भग गए। अब फिर क्या, उसका क्या, ना मेरे पास 100 करोड़ रुपये थे, ठीक है, और ना ही लेके कभी भागे। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है ना कि हम बहुत ज़्यादा उसमें है कि यार डिल्लू वाली जो होता है सिचुएशन, वो है उसमें। जी वो वही बात है। अब जैसे राहुल गांधी पे बात हो गई, जो जुडिशरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, उनका काम जुडिशरी का नहीं है, उनका काम डेमोक्रेसी को बचाना नहीं है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी को बचाने का काम जो आम जनता है उनका है, उनका नहीं है ऑपोजिशन के हिसाब से। जेनजी का है, जैसे वो और मेरा है, दे ना ये भी। तो अब जिस जुडिशरी पे वो भरोसा नहीं करते, जब वही जुडिशरी उनकी ज़बान बोलने लग जाए तो क्या करा जाए। मैं यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात करूँगा। एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, बार बार हम उसका नाम नहीं लेंगे लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि वही शायद भी है हर जगह, रैंटिंग गोला। अरे वो मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो देखी उनकी कि एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, आई लव मोहम्मद नाम का, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ सर्टेन समाज के लोग लगाते हैं वो नाम, कुछ सर्टेन समाज के लोग उस नाम को हटा देते हैं, दंगा भड़का देते हैं, दंगा होता है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, जब पुलिस आती है उस मामले में तो अरेस्ट किया जाता है आई लव मोहम्मद लगाने वाले लोगों को। अब वो बोलती है कहाँ गया तुम्हारा डेमोक्रेसी, कहाँ गया तुम्हारा सेक्युलरिज्म, कहाँ गया ये संविधान, कहाँ है। 10 बार मुंह के आसपास फोन लाती हैं वो, 10 बार मुंह यहाँ आया करती हैं, चलिए ठीक है ये गलत हुआ जो हुआ। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सेक्युलरिज्म में सबका धर्म दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये एक वीडियो मैंने नहीं देखी ये अर्पित शर्मा से, ये मैंने रैंटिंग गोला से, ना किसी लेफ्टिस्ट से, ना वो जो के क्रिएट्स नाम की जो थी व्यक्ति उनसे। BR गवाई एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जब खजुराहो टेम्पल का विष्णु आइडल का जो सर का था जो तोड़ा गया था, उस पे जो उनका बयान आया वो ऐसा चौंका देने वाला है। उनका जब बोला गया कि वो एक बार जो ऐसा किया गया उसको एक बार रीबिल्ड कर दीजिए, ऐसा कर दिए, तो उनका ये आया है, BR गवाही का ये स्टेटमेंट आया है, सेक्युलरिज्म में आप धर्म का रिस्पेक्ट करो, अगर आपका धर्म है उसकी रिस्पेक्ट करना है, दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट के BR गवाही ये बोलते हैं कि आस्क योर DT टू रिबिल्ड दैट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये क्या आप कम्युनल हेटेड नहीं है आपकी, ये सिर्फ एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों के प्रति ये हेट क्यों है। और दूसरी बात कि अगर आप ये हेट किसी और धर्म, आप सिखों के लिए बोल देते, आप मुस्लिम्स के लिए बोल देते, आप किसी और धर्म के लिए बोल देते, आज भारत में इंडिया गेट पर हजारों की संख्या आ जाती लोगों की, प्रोटेस्ट करने आ जाते लोग कि ये सरदन से जुदा की बात हो जाती है, लोकतंत्र खतरे में बात हो जाती है, यहाँ पर हिंदू हिंसा बात हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जब लॉर्ड विष्णु की बात आई है, आस्क योर DT टू रिबिल्ड हिमसेल्फ की बात आई है, तो अब यहाँ पर एक मैंने वीडियो नहीं देखी इंस्टाग्राम पे BR गवाही को, मतलब उनके कंडेम करती हुई उनके खिलाफ एक वीडियो नहीं देखी, BR गवाही को मतलब वहां से हटाने की एक वीडियो नहीं देखी। बल्कि एक बहुत बेहतर स्टेटमेंट है जो लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं और कोई मानता नहीं उस बात को, कि इंडिया इसीलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ हिंदू सेक्युलर है। हिंदू जिस दिन सेक्युलरिज्म छोड़ देना उस दिन ये देश सेक्युलर ना रहे, इतना बता सकता हूँ आपको। और ये इसी सेक्युलरिज्म को एक पर्दा बना लिया है, एक मुद्दा बना लिया है कि आप अपने धर्म की बेइज्जती सहेंगे, आप हिंदू फोबिया सहेंगे, आप हिंदुओं के लिए हेट्रेड सहेंगे। अगर आपने कुछ बोला तो आप कम्युनल हैं, आप हेट्रेड फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि
एक नुपुर शर्मा वाला जो केस था उसमें नुपुर शर्मा ने हदीद को कोट करा था। उनके पीछे ना केवल भारत के मुसलमान, केवल पूरे विश्व के मुसलमान, जैसे सऊदी की बात हुई थी, ये सारे पीछे पड़ गए। तो उन्हें अपनी पोस्ट से हटा दिया गया, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, उनके खिलाफ इतनी नफरत फैली थी, उनके ऊपर ना जाने कितने रेप, कितने मर्डर, कितनी बातें हुई थी। और वो बात कोटेड है, वो बात कोटेड है हदीस में जो कही गई थी, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जब सीजीआई एक ऐसा बयान देते हैं स्पेसिफिकली, चलिए मान लीजिए आप एज ए जुडिशियल मैटर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं बना सकते हम लोग, ये हमारे उसके अंडर नहीं आता, ये ऐसा ही नहीं आता है। द केस कुड हैव बीन सिंपली डन विद दैट, बट आपको अपनी हिंदूफोबिक मानसिकता लानी है, आपको दिखाना है कि हाँ मैं नफरत करता हूँ हिंदू से। और ये जो बात है ना, ये सिलेक्टिज्म की बहुत सही बात है, क्योंकि जब भी बात आती है, जैसे एक मूवी आई थी ज्योतिराव फूले की, चलिए उस पर कुछ लोग खड़े हुए कि नहीं ज्योतिराव फूले की मूवी नहीं आनी चाहिए, गलत बात है, जो उसके खिलाफ खड़े हो आनी चाहिए, ठीक है। लोगों ने उसका, सबने, लेफ्ट ने, राइट ने, सबने उसका सपोर्ट किया कि नहीं आनी चाहिए, पिक्चर अच्छी थी। लेकिन वहीं जब बंगाल फाइल्स आई तब सब चढ़ गए उसके ऊपर, सच्चाई तो वो भी दिखा रही थी उस पर चले। उसका एक केस था बंगाल का, शर्मिष्ठा पनोली का, शर्मिष्ठा जी, उन्होंने टेररिस्ट के खिलाफ बोला था, उनके ऊपर पूरी लेफ्ट लॉबी, बंगाल की सरकार और ये सब चढ़ गए। तो ये सिलेक्टिविज्म आ जाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी सिलेक्टिविज्म है, आपके राइट टू वर्शिप में भी सिलेक्टिविज्म है, आप, और वो सिलेक्टिविज्म खाली एक साइड के लिए, एक रिलीजन के लिए। इस देश में हिंदुओं की जो हालत है वो 1950 से ही खराब है। हमेशा हिंदू कटते आए हैं, मरते आए हैं, और हिंदू अगर रिटेलिएट करें, अगर वर्बली भी रिटेलिएट करें, तब भी उन्हें कॉम्युनिस्ट टैग दिया जाता है, उन्हें एंटी मुस्लिम कहा जाता है, इस्लामोफोबिक कहा जाता है, और उन्हें ही पूरी तरह गलत बता दिया जाता है। अगर सेम बात आती है, अगर सोचिए 1980 के टाइम पर अगर जो गोल्डन टेम्पल के अंदर हुआ था, वो उसमें अगर कोर्ट बोलती कि अपने गुरुजी से बोलिए, अपने गुरु से बोलिए कि अपने जो टेम्पल है उसको वापस क्रिएट करें, गोल्डन टेम्पल उसको वापस बनाए खुद से, अगर इतनी शक्ति है तो। सोचिए अगर बाबरी मस्जिद के टाइम पर कोर्ट ये बोलती कि अपने जो आपके जो जिसको भी मानते हैं आप, तो उनको बोलिए कि वापस वो मस्जिद बना दे। सही बात है। देखिए ये जो मसला है ना, चाहे मंदिर का हो गया, चाहे मस्जिद का हो गया, चाहे राहुल गांधी का हो गया, ये सारे मसले बड़े खतरनाक है और चलते रहेंगे। जस्टिस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी मसला जो है चलता ही रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन कहाँ जाके रुकेगा, खबर उस पर अगली बनाएंगे। तब तक के लिए स्वयं कहेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी राय। जय जवान। जय जवान।